अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आवाज़ पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त साइबुल हसन। मुझे लगता है कि बनारसी ठगों में और पाकिस्तान के सियासतदानों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आज हम एक बहुत ही मैं आपके साथ मज़ेदार सा वाक़या बनारसी ठगों का जो आपके सामने बयान करूंगा और अपने सियासतदानों की कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। और आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि कौन सा करैक्टर जो मैं बनारसी ठगों की कहानी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन सा करैक्टर किस सियासतदान पे फिट बैठता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी ताज़ा ताज़ा चीज़ों की कि जी इमरान खान के एक बयान ने अभी तक पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर हर न्यूज़ चैनल पे, हर मीडिया पर्सन, हर जर्नलिस्ट के प्रोग्राम में सिर्फ यही एक चीज़ चल रही है कि उसने खलबली मचा के रख दी है। वो बातें क्या हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जी खान साहब कहते हैं जी जब मेरी हुकूमत थी तो तमाम कामों की जिम्मेदारी मुझ पर थी, लेकिन असल ताकत किसी और के पास थी। फिर कहते हैं जी मुझे 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेते। खान साहब, आप तो एक दलेर आदमी हैं, आप तो एक गैरतमंद आदमी हैं। आपने कहा कि मैं तो किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करता। तो जब आपके पास कोई पावर ही नहीं थी, आपकी कोई हैसियत ही नहीं थी, आपको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे सिर्फ बिठाया हुआ था, लेकिन जिम्मेदारी आपकी थी लेकिन ताकत किसी और के पास थी, तो फिर आप तो इस जो मुखालफ पार्टियां थी, आपकी ऑपोजिशन थी उस वक्त की, उसके बयानियों को सच कर रहे हैं कि आप एक डमी वजीर आजम थे, आप कठपुतली थे। आपने लानत क्यों नहीं भेजी ऐसी हुकूमत पर? आपने लानत क्यों नहीं भेजी कि मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा? अगर मेरे पास कोई वजीर आजम की पावर ही नहीं है, मैं आपने अपनी पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, क्यों आप इस तरह बैठे रहे कुर्सी के ऊपर? क्यों आपने 4.25 साल हुकूमत की? खान साहब, ये बातें अब नहीं चलेंगी। जब कोई भी सियासतदान सियासत से बाहर निकलता है तो वो बाहर आकर अपना रोना धोना शुरू कर देता है। जब वो बैठा होता है कुर्सी के ऊपर, पावर के मज़े ले रहा होता है, तो फिर उसको कोई चीज़ नहीं याद आ रही होती। फिर वो कह रहा होता है कि जी हम एक पेज पे हैं, हम हमारे सारे अदारे सारे एक पेज पे हैं। इसी तरह एक वाक़या मैं नवाज शरीफ साहब से भी कहना चाहूँगा। मुझे उनके साथ भी एक शिकवा है कि पिछले दिनों एक रिकॉर्डेड उनका इंटरव्यू जो है वो नशर किया गया अपने न्यूज़ चैनल्स पे पाकिस्तान में। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं जी कि जजों से फैसले करवाए गए। ठीक है, तो जब वोट को इज्जत दिलवा रहे थे आप मियाँ साहब, तब तो आप नाम ले लेकर इज्जत दिलवा रहे थे। आज हुकूमत आ गई है तो वो वोट को इज्जत ऐसे दिलवा रहे हैं कि अब आप नाम लेना बंद हो गए हैं। आप बताइए, आप खुल के सबको बताइए, आवाम को खुल के बताइए। हम सब आपके साथ हैं कि आपके साथ जिन्होंने जुल्म ज्यादती की, जिन्होंने आपके साथ आपके खिलाफ फैसले दिलवाए, वो कौन लोग थे? हम सबको पता होना चाहिए। हम सबको आप बताइए और खुल के नाम लीजिए। अब ऐसे ना कीजिए कि हुकूमत है तो वोट को इज्जत आप ऐसे दिलवाएंगे कि आप नाम ही नहीं ले रहे किसी का। तो ये इस तरह की चीज़ें हर सियासतदान में पाई जाती हैं। जिसको मर्जी आप उठा के देख लें कि जब वो कुर्सी पे बैठा होता है, जो उनको ला रहे होते हैं, तब तक वो सारा सिलसिला उनके साथ ठीक चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी से उतरते हैं तो फिर ये बखेड़े पैदा हो जाते हैं और बस जी आप उतर के जी बयानात देना शुरू कर देते हैं, अदारों को मुतनाज़ बना देते हैं। अगर कुर्सी पे बैठे हों तब आप एक पेज पे ही होते हैं। तो अब मैं आपके साथ बनारसी ठगों का एक वाक़या बयान करता हूँ। बनारसी ठग जो है ना जी, हमारी तारीख में लिखा जाता है कि जी वो सबसे बड़े ठग होते थे जो बनारस के ठग होते थे। तो एक दफ़ा का वाक़या है जी कि एक औरत ना शहर को जा रही थी, तो गांव पुराने वक्तों में गांव इस तरह ही होते थे। आपको पता ही है कि गांव से शहर जाने के लिए कोई कन्वेंस वगैरह नहीं होती थी, भले वक्तों की बात है। तो ना रास्ते में दो बनारसी ठग क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो इस तरह करते हैं कि बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। दोनों ने आपस में बातचीत की। उन्होंने कहा कि बूढ़ी अम्मा को बेवकूफ़ बना के ना ठगते हैं। तो इसी तरह वो बूढ़ी अम्मा के साथ साथ चलना शुरू हो गए। आके सलाम दुआ की जी। सलाम दुआ करने के बाद पूछा जी माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? तो अम्मा कहती हैं जी कि मैं तो शहर तक जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा चले माँ जी हम भी आपके साथ चल पड़ते हैं ताकि हम भी आपको कोई कंपनी दे लें, तो अगर आप बुरा महसूस ना करें। तो माँ जी कहती हैं कि नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा महसूस होगा, आप लोग मेरे साथ चलें। चलें, अच्छी बात है कि मैं बातें करती करती मेरा सफ़र भी मुकम्मल हो जाएगा और हम लोग बोर भी नहीं होंगे। तो जब थोड़ा सफ़र गुजरता है तो पहला ठग दूसरे ठग को ना आंख मारता है कि भाई अब कार्रवाई का आगाज़ शुरू कर दिया जाए। तो दूसरा ठग अम्मा जी को मुखातब करके कहता है, माँ जी अगर आपके साथ हम जाते जाते इस तरह के कोई गेम खेलते हैं कि
ताकि हमारा सफ़र गुजर जाए और हमें पता भी ना चले। अगर हम लोग आपके सामने झूठ बोलेंगे, अगर आप कहेंगे कि नहीं ओए होए होए इतना बड़ा झूठ, तो आपको हमें 100 रुपया देना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा ना कहा, फिर आप भी बोलेंगी ऐसा ही कुछ, तो अगर हम कहेंगे नहीं नहीं ये झूठ है, तो हमें आपको 100 रुपया देना पड़ेगा या वो चीज़ देनी पड़ेगी। तो खैर जी, सिलसिला शुरू होता है। तो माँ जी एग्री कर लेती है इस बात पे कि ठीक है जी, अगर आप लोग कोई भी बात करेंगे, मैं उसको कहूँगी कि आप लोगों ने झूठ कहा है, तो मैं आपको 100 रुपया दूंगी। अगर फिर मैं बात करूँगी, अगर आप लोग कहोगे कि झूठ कहा है, तो आपको मुझे 100 रुपया देना पड़ेगा। तो इसी तरह ये बात जी तय पा जाती है। तो पहला ठग कहता है जी, माँ जी हमारे हमारे पास ना एक भैंस थी, उसके बहुत बड़े बड़े सींग थे। वो जब राइट को अपना मुंह करती थी ना, तो माँ जी उसका एक सींग मशरक में जाके लगता था। जब वो लेफ्ट को अपना मुंह करती थी, तो उसका दूसरा सींग जो था माँ जी, वो मगरब में जाके लगता था। तो अम्मा जान बात सुन के कहती हैं क्या बात है, उस भैंस की क्या बात होगी कि इतने इतने बड़े उसके सींग थे कि एक मशरिक में है दूसरा मगरिब में है। तो वो ठग तो अपनी बात सुनाने में ना नाकाम हो जाता है। वो बड़ा परेशान होता है कि माँ जी ने कहा ही नहीं कि ये इतना बड़ा झूठ। तो दूसरा ठग फिर ना सोचता है कि अब मैं बड़ी कोई कार्रवाई डालता हूँ। तो वो क्या करता है जी कि वो कहता है माँ जी हमारे पास ना एक बैल था। एक दफ़ा ना वो फसल में जो है ना फिर रहा था, तो क्या हुआ कि कोई जानवर आके उसके ऊपर बैठता है और उसके यहाँ सर में चूंच मार देता है। तो जब उसके सर में चूंच मार देता है, तो माँ जी उसके वहाँ पे ना ज़ख़म बनना शुरू हो जाता है। जब वो ज़ख़म बनना शुरू होता है, तो वो ज़ख़म बढ़ता बढ़ता ज़्यादा ही बढ़ जाता है। एक दिन बड़ी तेज़ हवा गांव में चलती है और कपास का एक बीज उड़ के उस ज़ख़म पे आके गिरता है। जब वो कपास का बीज उस ज़ख़म पे आके गिरता है, उसके बाद वहाँ पे कपास की इतनी फसल बन जाती है, कपास की इतनी फसल उगनी शुरू हो जाती है कि वो पूरी दुनिया में जो पूरी कपास है ना, वो वहाँ से काश्त होती है। काश्त करके पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। माँ जी ये भी बात सुनती हैं, फिर वो कहती हैं कि क्या बात है भाई, इतनी वो ज़ख़म तो बड़ा कारआमद साबित हुआ पूरे गांव के लिए कि उसने गांव से कपास का काम शुरू हुआ और पूरी दुनिया तक कपास जानी शुरू हो गई। तो वो दोनों ठग हो गए नाकाम। जब दोनों ठग नाकाम हो जाते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है माँ जी, अब आपकी बारी, अब आप बात कीजिए। तो फिर माँ जी कहना शुरू करती हैं। उन्होंने कहा, माँ जी कहती हैं कि वो जो कपास आप लोगों के हाथ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती थी, वो कपास हमारे यहाँ भी आती थी। हम फिर उसका जो है ना धागा बनाते थे। धागा बनाकर उसका कपड़ा बनाते थे। और अल्लाह मुझे झूठ ना बुलाए, मुझे लगता है कि ये जो तुमने पग सर पे पहनी हुई है, ये उसी धागे से बनी हुई है जो धागा हम बनाते थे। अब चूंकि वो उसको बात को झूठ नहीं कह सकते थे, तो क्योंकि 100 रुपया देना पड़ता, तो लिहाजा वो पग उतारते हैं, उतार के माँ जी को दे देते हैं कि हाँ जी माँ जी आप ठीक कह रही हैं। क्योंकि माँ जी कहती हैं कि ये हमारे धागे से आपकी पग बनी है, तो उतार के मुझे दे दो। तो वो दे देते हैं जी। फिर माँ जी कहती हैं कि उसी कपास से फिर हमारा सिलाई मशीनों का काम शुरू हो जाता है, हम सिलाई करना कपड़े शुरू कर देते हैं। अल्लाह झूठ ना बुलाए, तो ये जो तुम लोगों ने कमीज़ और चादर पहनी हुई है, ये उसी कपास और उसी धागे से बनी हुई है जो हमारी यहाँ मशीनरी में यूज़ होता था, हमारी फैक्ट्री में यूज़ होता था। अब वो करें तो क्या करें, फंस गए थे। तो माँ जी कहती हैं जी कि लाएं जी ये कमीज़ और ये चादर भी मुझे दे दे, क्योंकि ये तो हमारे धागे से बनी हुई हैं। अब वो ये तो कह ही नहीं सकते थे कि माँ जी आपने झूठ बोला है। तो उनको क्या करना पड़ता है, वो कमीज़ भी उतार के देनी पड़ जाती है और चादर जो रखी होती है वो भी उतार के देनी पड़ जाती है। अभी यही बातों का सिलसिला जो है ना ख़त्म होता है, तो वो शहर के तक पहुंच जाते हैं। तो वो कहते हैं माँ जी हमारे पास तो जो था आपने हमसे ले लिया, तो लिहाजा हमें बड़ी भूख लगी है, तो मेहरबानी करें हमें कुछ खाना खिला दें, हम बहुत भूखे हैं। तो माँ जी उनको कहती हैं कि बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं सुनयारे की दुकान पे जाती हूँ, अपना जो सोना है जेवर है वो बेचती हूँ, उसमें से जो पैसे मुझे मिलेंगे वो मैं लेके आके आप लोगों को खाना खिला दूँगी और ख़ुद भी खाना खा लूँगी। वो दोनों बड़े खुश होते हैं कि माँ जी अब जा रही हैं सुनयारे के पास और वहाँ पे हमें खाना शाना मिल जाएगा। तो माँ जी उनको कहती हैं कि आप सुनयारे की दुकान के बाहर बैठ जाए, मैं अंदर अपना सोना बेच के आती हूँ, और बेच के आकर तो जो है हम लोग फिर खाना खाना चलते हैं। वो कहती हैं ठीक है। माँ जी अंदर जाती हैं सुनयारे के पास, सुनयारे को जाके कहती हैं जी कि मेरे पास ना 2 गुलाम हैं मेरे, वो मेरे तो अब किसी काम के नहीं हैं, लिहाजा मैं उन गुलामों को अपना बेचना चाहती हूँ। तो तुम्हारे पास अगर उन गुलामों को ख़रीदने के पैसे हैं
और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आदमियों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे पास इनको बेच देती हूँ, तुम मुझे पैसे पे कर दो। तो वो जो सुनहरा होता है वो पूछता है कि जी आप कितने पैसे लेंगी। तो माँ जी कहती हैं जी मैं 100 रुपया एक बंदे का लूँगी, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, 100 रुपये की तब बड़ी वक़्त होती थी। तो क्या होता है जी, कुछ सुनहरा मादा हो जाता है कि मैं 80 रुपये एक बंदे के आपको दूंगा और 2 बंदे हैं। तो माँ जी कहती हैं ठीक है, तुम मुझे 160 रुपये दे दो, बाहर तुम्हारे वो मुलाजम बैठे हुए हैं, तो वो तुम अपने पास रख लेना, मैंने गुलाम अपने आज़ाद किए और तुम्हें बेच दिए। ये बात कहकर माँ जी दूसरा दरवाज़ा लेती हैं और वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। अब जो बाहर 2 लोग बैठे होते हैं माँ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि माँ जी आएंगी और हम खाना खाने जाएंगे, वो जब अंदर आके देखते हैं तो वो सुनहरे को कहते हैं इधर हमारी इधर माँ जी थे, वो किधर गए। तो वो कहते जी कि वो अब तुम लोग उनकी गुलामी में नहीं रहे। वो सुन के बड़े हैरत अंगेज अंदाज में उसको पूछते हैं हम उसकी गुलामी में कब थे। उसने कहा कि माँ जी मुझे सारा वाक़या बता गई हैं कि अब ये जो गुलाम हैं ये मेरे किसी काम के नहीं रहे, लिहाजा मैं इन गुलामों को बेचना चाहती हूँ। इसलिए वो हम तुम लोगों का सौदा मेरे साथ कर गई हैं और मैंने तुम्हारे पैसे उनको पे कर दिए हैं। अब आज से तुम मेरे गुलाम हो और मेरे यहाँ तुम काम करोगे। वो दोनों माथा पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो हमने पहली दफ़ा देखा है, कभी कभी बनारसी ठगों को भी उनके बाप भी मिल जाते हैं। तो ये जो हमारे पूरे सियासतदान हैं, पाकिस्तान की जो सियासत कर रहे हैं आज के दौर में, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा इस जो माँ जी का किरदार है वो कौन से सियासतदान पे सूट होता है। जो दो बेचारे जो बिक गए हैं वहाँ पे आके ज्वेलर के पास और वो सुनहरे के पास, वो 2 करैक्टर कौन से हो सकते हैं। और आप पूरे हमारे सियासतदानों के बयान सुनना शुरू कर दें कि पहले वो क्या कहते थे, आज वो क्या कह रहे हैं, आज वो क्या कह रहे होंगे और कल को वो क्या कहेंगे। आपको ज़रूर इस बात में बड़ी मुशाबियत नज़र आएगी कि इनका और बनारसी ठगों का बिल्कुल इस तरह मेल मिलाप है, इस तरह जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ इन दोनों की मिसालें कि ये कोई भी एक दूसरे से आगे पीछे नहीं है, ये एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के पाकिस्तानी सियासतदान बनारसी ठग हैं। वो ठग रहे हैं, किन को ठग रहे हैं, आपको और मुझे ठग रहे हैं। हम अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, रोज़ाना एक बयानियाँ लेकर आते हैं, जब इक़्तिदार के मज़े लेते हैं तब उनको अवाम का कोई ख्याल नहीं होता, तब उनको कोई नहीं होता कि जी हमने अवाम में भी जाना है। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार से निकाले जाते हैं, नीचे उतरते हैं कुर्सी से, नशा ख़त्म होता है, तब उनको अवाम भी याद आ जाती है और अपने मफाद के लिए वो अवाम को इस्तेमाल करना भी शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा ऐसे तमाम बनारसी ठगों से जो कि पाकिस्तानी सियासत में पाए जा रहे हैं आजकल, इनसे बचिए। किसी रिश्तेदार के साथ, किसी बहन भाई के साथ, किसी दोस्त अहबाब के साथ इन सियासतदानों की वजह से, इन बनारसी ठगों की वजह से अपने ताल्लुकात को ख़राब मत कीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।